बनाएगा उसको चुनिए। अब ये सरकार को एक तरीके की चुनौती है, धमकी है, या फिर ये कहने की कोशिश है कि बीजेपी के अलावा कोई और राम मंदिर नहीं बनाएगा, इसलिए बीजेपी को चुनिए और बीजेपी को एक तरीके से वोट दिलाने की कोशिश है, यह अभी तय करना मुश्किल है। खैर, राम मंदिर से अलग आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है और चुनावी साल में मोदी सरकार का यह आखिरी बजट था। अब इस बजट में आपके लिए क्या है वो लगातार हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश वासने जुड़ रहे हैं, सीपीआई के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर पीके मित्रा हैं, डीन हैं शारदा यूनिवर्सिटी के, और सचिन गोयल सीए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान आगे जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन वासने साहब, पहले आपके हिसाब से कि एनडीए के सहयोगी और बीजेपी के नेता, कोई इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है, कोई कह रहा है कि जोश बहुत हाई है, आपके हिसाब से यह बजट कैसा है और क्यों? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे हैं या जोश कुछ भी बोल रहे हो, मैक्सिमम बेनिफिट अगर किसी को होगा 5 लाख वाली सीमा से तो 13,000 रुपए। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जिस हिसाब से शहरों में या रहने की कॉस्ट बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। ये कहते हैं हमने महंगाई घटा दी, 2.5 कर दी। जो जब मोदी जी देश में आए थे तब सरसों का तेल था 78 रुपए किलो लोकल, ब्रांडेड तेल था सरसों का तेल 83 रुपए, अब है 115 और 127। किसी भी मार्केट में जाके इससे सस्ता लाके दिखा दें। इसी तरीके से चावल, गेहूं, चीनी, हर चीज के दाम देख लीजिए। ये पता नहीं राशन खरीदते नहीं खरीदते, मेरी समझ से बाहर है। हम लोग जो घर का राशन खरीदते हैं हमें तो हर महीने पता लग जाता है हम कहां पहुंच गए। दूसरी बात, ये किसानों को जो इन्होंने दिया है 6,000 रुपए, क्या भारत सरकार का बजट तेलंगाना से भी कम है? 2,000 रुपए एक तिमाही पे मिलेंगे, जबकि जो फर्टिलाइजर का बोरा था 50 रुपए से 50 किलो से 45 किलो कर दिया, 279 रुपए से 600 रुपए उसका दाम कर दिया। उसकी लागत कॉस्ट बढ़ गई, बीज के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। इनको मॉडल देखने चाहिए थे और राज्यों के भी जहां पे बिजली फ्री है। किसान इस देश का अन्नदाता है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। नौकरियों की जो बुरी हालत हुई है वो तो आपके सामने 2 दिन से पूरे सबके सामने आ गया। क्या है, ये कुछ भी कहें, नौकरियां बेहद नहीं है, 45 साल के लोएस्ट लेवल पर हैं। उसके लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। मजदूरों की जो 3 करोड़ मजदूरों की नौकरियां गई नोटबंदी से, उसका जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है, उसको जो एमएसएमई को लॉस हुआ है, उसको कहां से लाओगे आप? ये जो है ये सिर्फ पार्ट एक तो जो था उनकी भाषण का। सर 1 मिनट रोक रहा हूं, पीयूष गोयल का इंटरव्यू आ रहा है, एक बार वो सुनवा देते हैं। उनके टैक्स की, जिससे टीडीएस वगैरह ना भरना पड़े। नहीं तो अप्रैल, मई, जून, जब तक हम फाइनल बजट लाएं, पास करें अगले टर्म में, उस तक उनका टीडीएस होगा, फिर रिफंड के लिए भागना पड़ेगा। तो उस वर्ग के लिए हमने टैक्स रिबेट बढ़ा के ऐसा कर दिया कि 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स ना भरना पड़े। अब इसके अलावा इतने सारे डिडक्शंस भी तो है, और वो डिडक्शंस लगातार ये सरकार, एनडीए की सरकार ने 4 वर्ष में डिडक्शंस बढ़ाई है, कुछ ना कुछ हर वर्ष दिया है करदाताओं को। तो इस सबको मद्देनजर रखते आज काफी बड़े संख्या में, लगभग 3.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर आज एक प्रकार से टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। बाकी रही बात के जो बड़े टैक्स पेयर है, मैंने बजट में भी कहा कि एक प्रकार से देश में अगर गांव तक, गरीब तक, किसानों तक खुशहाली लानी है तो उसमें हम सब ईमानदार टैक्स पेयर ने जो टैक्स भरा वही तो योगदान है जिससे गरीब के जीवन में उज्ज्वला आएगा। और मैं समझता हूं कि हम सब जो एक प्रकार से टैक्स भरते हैं, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है, हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हमारे टैक्स का पैसा एक रुपया नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वर्ग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसलिए आप थोड़ा भावुक भी दिखे, आपने टैक्स पेयर्स का बहुत शुक्रिया भी अदा किया, इसलिए शायद आप भावुक भी थे टैक्स पेयर्स की बात करते हुए। स्वाभाविक है, क्योंकि आफ्टर ऑल नोटबंदी हुई और हमने काले धन पे जब प्रहार किया तब बड़े पैमाने में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा, टैक्स बेस भी बढ़ा। अब हम चाहते थे इसका लाभ जो मध्यम वर्ग लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। ये लाभ हमने देने की चेष्टा की, लेकिन एक कमाई एक लेवल के बाद जब हो जाती है तो मैं समझता हूं सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आखिर देश का निर्माण तो जन भागीदारी से ही होगा। हम सबको अपनी अपनी आहुति देनी है
तभी तो देश एक तरह से नोटबंदी को लेकर भी जो लोग सवाल उठाते थे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से, आज आपने उसका भी एक आंकड़ा पेश करते कह सकते हैं कि नोटबंदी से भी जो फायदा हो वो भी जो है स्पिल ओवर जो है नोटबंदी के अपार फायदे हुए। ये दुर्भाग्य है कि शायद कुछ लोगों को चोट पहुंची नोटबंदी की और उसकी आलोचना में लगे रहते हैं, पर वास्तव स्थिति यह है कि मूलतः इस देश का नागरिक और इस देश का व्यापारी और इस देश का करदाता तीनों ईमानदार हैं। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, वो इस बजट की खूबियां गिना रहे थे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है सर। लेकिन दिनेश जी, मैं इससे पहले कि दूसरे मेहमानों पर जाऊं, आपने जो कहा उस पर मेरे मन में दो सवाल है। पहला, आपने टैक्स में जो छूट मिली है उसका जिक्र किया। हम अगर बतौर देश ये चाहें कि जीएसटी की दरें भी कम हो जाएं और जो हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं उसमें भी किसी से भी टैक्स ही न लें, या वो दायरा जो है वो अगर 6 करोड़ टैक्स पेयर्स का है तो वो अभी 3.5 करोड़ उसमें से हट गए, वो 5 करोड़ हट जाएं, क्या ये वाजिब है? क्या ये सही है किसी देश के लिए? मैं बताता हूं, बिल्कुल सही है। इसका एक उदाहरण है हमारे सामने अभी रिसेंटली चिली का। उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस का टैक्स बढ़ाया, उन्होंने वेल्थ टैक्स को बढ़ाया, उन्होंने दूसरी चीजों पे टैक्स बढ़ाया, कॉस्मेटिक्स पे या जो फैंसी चीजें उन पे। उससे उनको इतना टैक्स आया कि उन्होंने एमए तक की एजुकेशन फ्री कर दी, सारे क्रैचेस को फ्री कर दिया, सारे पब्लिक वेलफेयर फंड को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। तो हमारे साथ उदाहरण है साइज और भारत की साइज, चिली की आबादी और भारत की आबादी। चीन पे भी आ रहा हूँ, चीन का जो उदाहरण आप ले लेंगे तो चीन के उदाहरण में तो हमारे किसान आत्महत्या करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे तो सीधा साधा है कि उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया हुआ है और कोई किसान अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए नहीं माल बेचना चाहता तो सीधा मार्केट में चला जाए, बिचौलिया है ही नहीं। हमारे यहाँ तो यही बिचौलिए हैं बीजेपी वाले, यही बिचौलिए हैं। इन किसान की सबसे बड़ा दुख तो यही है ना, कम पैदा करे तो हमारे, ज्यादा पैदा करे तो हमारे। भारत सरकार के हाथ में एक हाथ है, मोनोपोली के हाथों को किसानों का भी पैसा भेजने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रूल, आयात निर्यात का रूल, उसको लागू कर देते हैं। कम हो तब, ज्यादा हो तब, सब जगह फायदा उनको। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार जुमलेबाजी और बावला बनाने के लिए सबसे आगे है। ठीक है सर, एक और छोटा जवाब दीजिएगा। आपने तुलना की थी कि तेलंगाना में जो किसानों के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है उससे आपने तुलना की थी। अब तेलंगाना में जितने किसान हैं और पूरे देश में कितने किसान हैं, क्या उसको कंपेयर किया जा सकता है? इसी में जो अभी दे रही है सरकार 75,000 करोड़ का खर्च है, अगर इसको और बढ़ाएंगे क्या ये संभव है इस देश के लिए कि उतना पैसा दिया जाए देश भर के किसानों को? हाँ, सुनिए, तेलंगाना के बजट का जो साइज है और भारत के बजट का साइज एक ही है, नहीं वो भी अलग है। हाँ। तो निश्चित तौर पर उसी बजट के हिसाब से आप दोगे ना। आपके बजट का आकार बहुत बड़ा है भारत सरकार का, तेलंगाना के बजट का आकार बहुत छोटा है। अगर वहां किसान कम है पूरे भारत के हिसाब से तो उनका आकार भी छोटा है बजट का। प्रोफेसर मित्रा, आपके हिसाब से एक मिनट उन पे जाऊं, आप 10 में से कितने अंक दे रहे हैं किनको? इस बजट को? मेरे हिसाब से 2 भी बहुत हैं। प्रोफेसर मित्रा, आप कितने अंक दे रहे हैं ये बताते हुए आपके हिसाब से ये बजट कैसा है, और जो दिनेश जी कह रहे हैं उससे क्या आप सहमत हैं? देखिए, मैं मुख्यतः एक बात कहूंगा कि बजट जहां भी बनता है देखा जाता है कि रेवेन्यू हम कितना ले सकते हैं और उसके हिसाब से बजट बनता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग आप एक लिमिट तक कर सकते हो। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। हाँ, सही बात। मैं एक शिक्षक हूं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। और मैं थोड़ा 4-5 वर्षों में आप ये देखिए 7 IIT खुले हैं, 7 IIM खुले हैं, 14 आपके ट्रिपल IT खुले हैं, 15 एम्स खुले हैं और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खुले हैं। इसके लिए प्रावधान जो है वो किया गया है। परसेंटेज वाइज मैंने देखा है कि पिछले बजट से थोड़ा सा अधिक है, 3% के करीब, लेकिन वो कितना इनकी रिक्वायरमेंट मीट करेगा? देखिए, हिंदुस्तान जो है एजुकेशन का एक प्रमुख हब बन सकता है और मैं जिस शिक्षा संस्थान से हूं वहां पर 15% 55 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम अपने कंट्री को बनाएं शिक्षा का हब, तो बाहर के कई देश ऐसे हैं जहां से लोग यहां आकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके हिसाब से एजुकेशन सेक्टर पे जो खर्च करना चाहिए था वो उतना नहीं है जितना आपको लगता है कि ये IIM IIT जो आप खोल रहे हैं उसको विकसित करने के लिए चाहिए? देखिए, कंट्राडिक्शन डॉक्टर मित्रा कह रहे हैं। हाँ। भारत सरकार ने UGC का बजट आते ही अरुण जेटली जी ने आधा कर दिया था, उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर पे फिर घटाए, उसके नेक्स्ट ईयर पे फिर घटाए। ये पहले 2 साल हो गए हैं भारत में इसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों को बच्चों से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आने के लिए पानी पीने का और बिजली पीने की फीस देनी पड़ रही है।
जबकि हम 3% सेस देते हैं, वो हमारा सेस कहां चला गया? सरकारी शिक्षा संस्थानें कहां खुली? जो मित्रा साहब कह रहे हैं कि इतनी IIT खुले, इतनी वहां फैकल्टी दिखाइए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए, वो पूरे ही नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, हम भी जाते हैं उन विश्वविद्यालयों में, हम भी वेरियस कमेटीज में जाते हैं, कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, क्योंकि इस भारत सरकार ने शिक्षा के बजट को भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के थोड़ा सा बढ़ाया नेशनल सेक्रेटरी हैं आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभी आपके पास नहीं आ रहा हूं, आप सब सुनते रहिएगा, फिर आपके पास सीधा एक बार सबके जवाब के लिए आऊंगा। सचिन गोयल जी, ये सबसे बड़ी नजर जो थी वो टैक्स पेयर्स को लेकर थी कि उनको क्या मिलता है, और जब ऐलान हुआ कि 5 लाख रुपए तक की छूट है तो सबको लगा कि बहुत बड़ी छूट मिल गई, लेकिन बाद में पता चला ये टैक्सेबल इनकम पर छूट है। तो क्या जो फायदा दिख रहा था वैसा है, और क्या फायदा है जरा वो बताइए। इसमें जैसा दिख रहा था वैसा फायदा नहीं है। इसमें केवल लोअर इनकम वालों को फायदा दिया गया है, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है। जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा है उसको कोई फायदा नहीं दिया गया। केवल सैलरीड वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया, 10,000 का फायदा केवल वहां दिया गया है, बाकी लोअर इनकम वालों को फायदा दिया है इसमें। और जो बाकी सुविधाएं दी गई हैं 80C को लेकर या 40,000 को बढ़ा के 5, बस केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई है, 40 से 50 कर दी गई है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है। 80C वहीं की वहीं है, और मेडिक्लेम का जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो हम सोच रहे थे कि वो शायद बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ाया गया है, तो उसमें और कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ही बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सिर्फ टैक्स के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ टैक्स के लिहाज से जो सरकार ने किया है उसको अगर आप 10 में अंक देंगे तो कितना देंगे? 5, मतलब 50% किया है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपके हिसाब से ये बजट कैसा, कितने अंक के लायक और क्यों? जब बुलाएंगे मैं बोलूं सर सुशांत भाई? जी जी जी, बोलिए सर। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है सुशांत? हाँ मिल रही है सर, बोलिए आप। देखिए, 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं। इस बजट में अंक देने लायक कुछ होता, पहली चीज तो ये पहली चीज तो ये है कि वोट ऑन अकाउंट था, अकाउंट ऑन वोट है, ये तो अपनी जगह पर है। यहां पर 3 चीजों को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण है कि एक किसान पर क्या दिया इन्होंने, एक नौजवान पर क्या दिया इन्होंने, और एक मनरेगा पर क्या दिया इन्होंने। तो तीनों चीजों के लिए मैं आपको बता देता हूं, और बाकी IIM का भी बता दूंगा मैं। किसान को, एक परिवार को, छोटे किसान के परिवार को इन्होंने 4 लोगों के परिवार को 17 रुपए रोज दिए हैं। वो आपके सामने है, उनको 4 लोगों में बांट लीजिए तो मेरे ख्याल से 4.25 रुपए सबको मिल रहे हैं। तो 4.25 रुपए रोज एक किसान के एक बच्चे को दे करके इन्होंने बहुत बड़ी वाहवाही लूटी है। भगवान इनका भला करे, इससे बड़ी बेइज्जती देश के अन्नदाता की क्या होगी, ये सामने है आपके। आप आ जाइए नौजवान पर, तो रोजगार उन्मुखी ये बजट नहीं है। अगर इस बजट से कहीं पर भी किसी भी सूरत में आपके रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में सबसे बड़े आंकड़े आज की डेट में बेरोजगारी के भारत में हैं। तीसरी बात आप मनरेगा पर ले लीजिए, मनरेगा का बजट 1,000 करोड़ कम किया है, बढ़ाया नहीं है इन्होंने। चौथी बात, अभी प्रोफेसर मित्रा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी कि साहब IIM खोल दी, IIT खोल दी, ये खोल दिए। तो प्रोफेसर मित्रा, अगर IIT रुड़की का नाम, क्या नाम, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की का नाम बदल के IIT रुड़की कर दो तो नया इंस्टीट्यूट नहीं खुला है। जिस तरीके से बात आप लोग कर रहे हो, नाम बदल करके पुराने संस्थानों को IIM के अंडर में दे देना और IITs के अंडर में दे देना, उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं रखना, मेरे ख्याल से यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर मजाक के नाम पर इससे बड़ा मजाक नहीं कोई हो सकता। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, आपने अपनी बातें रखी सर। अब आरपी सिंह ने सबको सुन लिया है, मैं ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो उनसे सब पे जवाब लूंगा। सर थोड़ा ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खूब चलेगा। हमारे साथ आरपी सिंह नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, दिनेश वार्ष्णेय CPI के प्रवक्ता, प्रोफेसर PK मित्रा डीन हैं शारदा यूनिवर्सिटी के, और सचिन गोयल CA इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, ये तो ऐन वक्त पर उड़ गए लगता है कुछ दिक्कत है वहां पर, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे वार्ष्णेय साहब की, इस बजट में जो जिक्र हो रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जब UPA की सरकार थी तो कांग्रेस के नेता 5 रुपए और 12 रुपए में भरपेट थाली खिलाते थे। आज हम बोल रहे हैं कि 17 रुपए प्रतिदिन में क्या होता है। क्या ये सरकारें बदलती हैं लेकिन ये सोच नहीं बदलती क्या, और क्या जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब है? देखो, ये बात बिल्कुल सही है। जब इन्होंने 5 रुपए और 12 रुपए में खाना खिलाया तो जनता ने इनको 5 और 12 रुपए दिखा भी दिए 44 सीट पे लाके।
अब जब मोदी सरकार ने ये किया तो इनको भी वो दिखा देगी। अभी 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं आई ना, इनके टांके ढीले हो गए वहां पे और ये खुद घबराए हुए हैं, इसलिए इन्होंने ये 6,000 रुपए किया है। पर इससे किसान का भला नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी पर 5 एकड़ तक की जो लागत है वो मिनिमम 28-29,000 बैठती है उसकी लागत। उसको एमएसपी मिलता नहीं, बिचौलिए तुम बीच में से गायब नहीं कर रहे, उसके प्रोडक्ट को, माल को मार्केट दे नहीं रहे, तो कैसे काम चले। किसान को 3 चीजें मुख्यतः चाहिए, उसको उसके अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट चाहिए, उसको एमएसपी चाहिए, उसको बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। हर चीज के आपने दाम बढ़ा दिए। तो आपने जो 6,000 रुपए दिए ना, वो तो आप वो दे रहे हो जो आपने वसूल लिए अब तक दाम बढ़ा के हर चीज पे, खाद पे, बीज पे, बिजली पे, पानी की सर्कुलेशन पे, हर चीज पे आपने वसूले हैं। और सबसे बड़ी लूट मारी नोटबंदी से और पेट्रोल डीजल के दाम से, और किसान को तो डीजल का बहुत असर पड़ता है। ठीक है, इस सरकार में अभी तक हमने जितना सुना सर, 3 चीजें लगातार गिनाई जा रही हैं। एक तो टैक्स में जो छूट है, दूसरा जो हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं जो पीएम किसान योजना है, और तीसरा जो कि पेंशन का जिक्र किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। क्या उसमें भी आपको फायदा नहीं दिखता? नहीं, क्यों? नहीं, जितना वो देगा उसके हिसाब से पेंशन नहीं है। आप 29 साल को 1200 रुपए साल के हिसाब से लगाइए और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाइए, तो वो तकरीबन उतना ही बैठेगा जितना उसको पेंशन मिलेगी। इसलिए ये गलत करे, जितना ये कंट्रीब्यूशन देंगे। हमारा ये मानना है कि किसानों को और मजदूरों को, 60 साल से ऊपर के किसानों को और मजदूरों को, चाहे ये सरकार है चाहे आने वाली सरकार हो, वो कम से कम 4500 रुपए महीने की एश्योर्ड पेंशन दे। और ये वाजपेयी सरकार ने एश्योर्ड पेंशन खत्म कर दी थी सरकारी कर्मचारियों की, उसको भी रिस्टोर। ठीक है सचिन गोयल जी, ये कैलकुलेशन सही है क्या कि जो पेंशन की हम बात कर रहे हैं, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि जितना जमा कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है? जी, ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ। जितना हम जमा कर रहे हैं, अगर ब्याज लगाकर ब्याज का भी लगाते हैं उसमें हिसाब, तो लगभग उतना ही मिलेगा। और वित्त मंत्री तो कह रहे थे कि अगर आप 100 रुपए डालिएगा तो 100 रुपए सरकार भी डालेगी। जी, तब भी देख लो ना, तब भी उतना ही आएगा। तब भी उतना ही आएगा। हाँ, हमारा ही तो पैसा है वो 100 रुपए, भी कोई सरकार अपना दे रही है। वो भी तो हमारा ही है ना भाई, लूट लिया पेट्रोल डीजल पे और नोटबंदी से। लेकिन वो पैसा जरूरी नहीं जिसने दिया उसका ही है सर, हो सकता है वो मेरे खाते का हो, आपके खाते का हो, किसी का। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ, हाँ। 30% मैं ही टैक्स दे रहा हूँ और मोनोपोली भी 30% टैक्स दे रहा है। ये कौन सी टैक्स व्यवस्था है भाई? चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, हम तो दोनों को ही कह रहे हैं ये बात। ठीक है, सुरेंद्र जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सारी बातों से सहमत हूं। भाजपा वाले आपके सामने हैं कि बजट की सच्चाइयां देख करके भाग खड़े हो गए। आप देखिए, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए और मजदूरों के लिए आप मजाक कर रहे हो। पहले 12 रुपए कहते थे कि साहब 2 लाख रुपए की हम जीवन बीमा दे देंगे, फिर अब कह रहे हो 100 रुपए जमा करो हम आपको 1000 रुपए की पेंशन दे देंगे। ये चिटफंड कंपनी है या सरकार है? आप मुझे बताओ। और एक बात मैं वासने जी से सहमत हूं, 5 रुपए और 12 रुपए की थाली अगर कांग्रेस ने कही तो भी अपमानजनक बात थी, गलत बात थी, और ये 4 रुपए ये लोग दे रहे तो भी अपमानजनक है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे कुछ नेताओं ने गलत बयानी की थी 5 रुपए थाली दे करके, जिसका खामियाजा हमें जनता ने दिया। अब ये 4 रुपए दे रहे हैं रोज, तो इनको जनता क्या करेगी ये भी आप समझ लीजिए। तीसरी बात मैं यहां पर कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस को लेकर के कम से कम झूठ ना बोला जाए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर के आप सच बुलवाइए। यहां पर हम ये चाहते हैं कि आपने नए स्मार्ट सिटी कितने बनाए ये सरकार बता दे। आपने रोजगार के लिए, रोजगार विहीन विकास नहीं चाहिए हमें अडानी और अंबानी का विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार परक विकास। अगर वो कांग्रेस करेगी सुरेंद्र जी तो मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए कि जब हम देश की बात करते हैं और ये कहें कि सब टैक्स से छूट हो जाए और सबको पैसा मिल भी जाए और फायदा मिल भी जाए, क्या ये संभव है? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, राहुल गांधी ने कहा कि हम मिनिमम इनकम सबको देंगे अगर सत्ता में आ गए तो। अगर मान लीजिए आपने 2400 रुपया सालाना भी रखा तो 200 रुपया महीना देंगे, 4 लोगों के परिवार में वही 50 रुपया पड़ेगा और उसमें खर्चा जो है लाखों करोड़ों का सरकारी बजट पे पड़ेगा। तो सवाल तो वहां भी उठेगा ना सर कि कैसे कीजिएगा? यही इस सरकार के सामने भी चुनौती है। हाँ। मैं इसका भी विस्तृत आपको, इसका विस्तृत जो अध्ययन है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा सुशांत जी, समय आने दीजिए। लेकिन इस समय तो बस मैं इतनी बात कह रहा हूं कि वेलफेयर स्कीम में आज भी हमारे टोटल खर्चे का, यहां तमाम अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, 5.2% है। और जिस बात को हम कह रहे हैं वो टोटल हमारी अर्थव्यवस्था का मात्र 4.9% है।
अगर यहां पर हमारा कायदे का कोई अर्थ मंत्री रहा होता ना, ये वकील नहीं होते जो अर्थ मंत्री है, जो चाहे जेटली जी हो चाहे पीयूष गोयल जी हो, तो ये अब तक क्या नाम जो बेसिक स्कीम है ये लागू हो चुकी होती बगैर किसी आर्थिक भार के। ठीक है जो प्रोफेसर हम मित्रा, मुझे एक बड़े चीज समझाइए। करदाताओं को फायदा ठीक है देते हैं सर, और मैं बेवजह समझा। का फायदा देते प्रोफेसर हैं। मित्रा, मुझे एक बात बताइए, जिसमें अगर आप सरकार ये 29% कह का रही wealth tax है है कि क्या है? हम ये किसानों बताएं के कि लिए हमारे 75,000 करोड़ कांग्रेस रुपए खर्च कर रहे हैं, हम 3.5 करोड़ करदाताओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, और हम पेंशन अगर दे रहे हैं तो उसमें अपने हिस्से से भी कुछ पैसा देंगे, तो उसमें भी कुछ 1,000 करोड़ का खर्च तो आएगा या लाख करोड़ का खर्च आएगा। तो अगर सरकार ये सारा खर्च कर रही है और फिर भी फिजिकल डेफिसिट को कम रख पा रही है, तो क्या इस बात को समझना चाहिए कि ये चुनौती वो स्वीकार कर रही है और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान ना हो इसकी भी कोशिश कर रही है? देखिए, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, इनका आपस में बहुत संबंध है। सरकार कोई भी और बजट सरकार जब बनता बता है रही तो उसमें डेफिसिट ध्यान में रखा जाता है। अगर आपके रेवेन्यू के साधन नहीं बढ़ेंगे तो आप खर्च कैसे करेंगे? आप कुछ ही एक्सटेंट तक 3% तक आप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन विद इन कंट्रोलेबल लिमिट्स। मैं विद्यार्थी हूं, अभी भी विद्यार्थी हूं। देखिए, भाव हमेशा बढ़ता है, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ना चाहिए। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो अगर बजट हमारा सरप्लस होगा तब हम और अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जो अच्छी बातें हुई हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है उस पर ये छूट देने का प्रस्ताव है। अब देखिए, आज एजुकेशन जो है, हालांकि सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सस्ती है, लेकिन वो पूरी इतने लोगों को एजुकेशन नहीं दे पाते, इसलिए प्राइवेट में एक और चीज जैसे मैं दिनेश जी से भी पूछूंगा, एक रिएक्शन सुनवा दूं। पीसी चाको का एक स्टेटमेंट आया है, हमारे सहयोगी अजीत ने बात की, पहले वो सुन लें फिर मैं आपके पास आता हूं। सर, कांग्रेस सीनियर लीडर पीसी चाको साहब मौजूद हैं। सर, जिस हिसाब से आज अंतरिम बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट में तमाम टैक्स स्लैब्स बढ़ाए गए, किसानों को 2,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने की 6,000 तक का ट्रांसफर की बात की, जो 2,000 चुनाव से पहले ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या कांग्रेस निकालेगी? ये देखो, ये अंतरिम बजट नहीं, ये एक्स्ट्रा बजट है, पॉलिटिकल बजट है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ए गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट 5 बजट्स, उससे ज्यादा नहीं प्रेजेंट कर सकता। ये मोदी गवर्नमेंट का 6th बजट है। दैट मीन्स दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने कितना दिन है सत्ता में, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हम इम्प्लीमेंट करना, ये नहीं। इसलिए जो किसानों को दिया, ये एडमिशन है, पिछले 4 साल 4.5 साल किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अभी कुछ दिया। ये इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा गवर्नमेंट का है, उसका नहीं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। चौबे जी, आज बजट पेश हुआ, सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बजट की स्ट्राइक माना जाए? देखो, ये बजट हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक बजट है और सचमुच ये सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही था। 4.5 साल का जो हमारा काम का अनुभव है, 4.5 साल जो हमने काम किया है, आगे हमें इमारत बनानी है, अभी नींव डाला है, हमें इमारत बनानी है। 2022 का आयुष्मान भारत और 2030 का लक्ष्य वेधन करके ये बजट हर गरीब को, मजदूर को, किसान को और संतुलित जो हमारे असंगठित मजदूर वर्ग के लोग हैं, कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं आज किसानों में क्या खुशहाली हो रहा है, क्या हरियाली है, हर खेत में काम, हर खेत में पानी और हर हाथ को काम। ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत रही है, नीति रही है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनावों में हार हुई थी, उसके बाद किसान नाराज थे, उनको खुश करने की ये कोशिश है, ये चुनावी बजट है पूरा। अरे आपने देखा नहीं, कभी खुश करने की बात हमने किया ही नहीं। हम तो बराबर खुश करते रहे। हम तो किसानों के लिए 1.5 गुना उनका पहले ही दिया था। किसान का 2022 में दुगुनी आय होना, ये कोई नई बात हमने नहीं कहा। हमने कोई खुश करने के लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो विलायती चश्मा पहन करके जनता को धोखा देने का काम करते हैं। अब उनको अब की बार 400 पार। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी। पासवान जी, बड़ा गेम चेंजर प्लान है, इतनी बड़ी राहत, ना किसानों को भी राहत, युवाओं को भी राहत, मिडिल क्लास को भी। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। सर्जिकल स्ट्राइक में हमने बुलेट से हराया था पाकिस्तान को, और इसमें हम बैलेट से विरोधियों को हराएंगे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से तो अपोजिशन का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। बिल्कुल उतर गया है। अब उनको बोलने के लिए कुछ है नहीं, देखे नहीं वहाँ
दिखने लायक स्थान है वहाँ। अब तो जोश बिल्कुल लगा पूरे एनडीए के सांसदों में, हैं? जोश दिखाई दे रहा है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जोश बढ़ता जाएगा। जो लोग कहते थे क्या होगा, तो जो हम लोग कहते थे कि जो है जो पिछला इलेक्शन है उससे भी ज्यादा सीट से जीतेंगे, तो पता चल गया। और जब रंजीत रंजन है कांग्रेस के नेता, बजट को कैसे आप देखते हैं जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा? देखिए, बजट को अगर आप सीधे और शॉर्ट तरीके में पूछेंगे तो ये 4.5 साल के बाद एक बार फिर से जनता का पैसा लूट कर फिर से दोबारा उसको भीख देकर आप वोट लेना चाहते हैं। आज जो आपने किसानों का कहा कि हम 6,000 रुपीज डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन 3 किस्तों में डालेंगे, 2,000 रुपए करके, और इस साल के लिए ही उन्होंने जो 20,000 करोड़ दिए हैं, राहत तो जरूर है किसानों को। ये मजाक है उनका, जो सॉल्यूशन का जो समाधान खोज रहे थे उसके साथ बहुत घिनौना मजाक है। क्या 1 महीने में आप किसान को पहली किस्त 2,000 रुपए देकर उसका वोट खरीदना चाहते हैं? 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? क्या ये किसान का सॉल्यूशन है? क्या ये कर्ज माफी कह सकते हैं? दूसरा मैं कहूँगी, उज्ज्वला योजना की जो आप इतनी महिमा मंडल कर रहे थे कि 6 करोड़ महिलाओं ने ले लिया, क्या आपने ये बताया जो सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे है, उसमें ये आ रहा है कि 80% जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लिए अब दोबारा वो चूल्हा जला रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर का रेट गैस टैक्स में जो एग्जेम्प्टेड लिमिट में रखा है वो एक जरूर बड़ी राहत है। वो राहत अब वो डिमांड कांग्रेस की 2014 से थी, ये 4.5 साल के बाद फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। ये वही लोग हैं जो अभी तो कहेंगे कि नोटबंदी अच्छा है और हम राहत दे रहे हैं, और अगर 19 में आते हैं तो 2,000 के नोट भी बंद करेंगे। करोड़ फिर उनको मिलेगा। तो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, कोई बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है